हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मंगेदेशवाल। वेलकम टू डियर आईएएस अप्रोच फैमिली। तो दोस्तों कैसे हम सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर की शुरुआत कहाँ से करेंगे? आज के इस लेक्चर की हम शुरुआत करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर 6 नंबर चैप्टर है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, यानी कि अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो दोस्तों अपने एक सीक्वेंस वाइज चल रही हैं। जिससे पहले अपने क्या पढ़ा था, विधायिका के बारे में पढ़ा था, ठीक है, लेजिस्लेचर के, फिर एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा, फिर जुडिशरी के बारे में पढ़ा यानी कि न्यायपालिका के। अब न्यायपालिका के बाद में यहाँ पर क्या आ गया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि आपराधिक न्याय प्रणाली। यानी कि न्यायपालिका अपने पढ़ लिया था कि 3 स्टेजों पर है, अलग अलग है। पहले सबऑर्डिनेट, फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के देन ऊपर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये न्यायपालिका तो जान लिया, बट अब कोई अपराध होता है, कोई अपराध करता है, तो उस अपराध के बारे में क्या प्रोसेस होता है, वो सारी प्रोसेसिंग के बारे में अपने को पता होना चाहिए ना। भी हाँ, अगर मान लो कि मैंने अपराध किया है तो मेरे ऊपर कैसे अपराध का जुर्म लगेगा, फिर मुझे पुलिस कैसे ले जाएगी, फिर अदालत के पास में कैसे पहुंचूंगा। तो यहाँ से लेकर सारी की सारी प्रोसेस ये क्या होगी, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए भी इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। भी क्या पुलिस ये निर्धारण करती है कि अपराध मैंने किया है या किसी ने किया है। तो मेरा यहाँ से लेकर न्यायपालिका तक पहुंचना, ये सारा बीच की प्रोसेसिंग पढ़ेंगे आज के इस चैप्टर के अंदर, यानी कि आपराधिक न्याय प्रणाली के अंदर। तो अपना ये चैप्टर है, तो इसके अंदर पहले यही जान लेते हैं कि इस चैप्टर में अपने क्या पढ़ेंगे। तो आपको पता ही है कि फर्स्ट पार्ट अपना होता है इंट्रोडक्शन का। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम कोई अपराध होते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को फोन करती हैं, ऐसा ही है। अगर कोई अपराध होते हुए देखते हो तो सबसे पहले फोन किसे करते हो, पुलिस को ही करते हो ना। तो फिर आगे, अगर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और अपराधी को गिरफ्तार करती है, तो आपने जिसे फोन किया तो फोन के दौरान आपने बताया कि यहाँ पर ऐसे अपराध हुआ है, सब कुछ हुआ है। पुलिस के थे 2 मिनट रुको, मेरे को बताओ, मैं बयान दर्ज कर रही हूँ। तो फिर सारा का सारा आप जैसे बोलोगे तो वो रिपोर्ट लिख लेगी, एंड देन वो फिर क्या करेगी, अपराधी को गिरफ्तार करती है। फिर आगे देखो, कई बार ऐसा लगता है मानो सही गलत का निर्णय पुलिस ही करती है। अपने को भी ऐसा लगता है ना, जैसे किसी ने अपराध किया या कोई और है तो पुलिस उसको ले गई, तो अपने तो यही सोचती हैं कि पुलिस ही ये डिसाइड करेगी भी हाँ उसको छोड़ना है नहीं छोड़ना है, उसको क्या दंड देना है नहीं दंड है। तो एक्चुअली के अंदर ऐसा नहीं है। वास्तविकता में यह कार्य अदालत का है। अदालत डिसाइड करती है कि इसे क्या दंड दिया जाएगा, इसे छोड़ना है, जुर्म किया है, या ये वैसे ही इसके ऊपर इंजाम लगाया गया है। तो ये सारा डिसीजन लेने का काम किसका है, ये अदालत का है। चाहे तो उसको जेल के अंदर भेज दे, चाहे तो उसको छोड़ दे, चाहे तो कैसे ही करे, यानी कि आखिरी डिसीजन किसका होगा, अदालत का होगा। फिर आगे, अगर किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का भी अधिकार होता है। अगर मान लो किसी ने, अगर मान लो कि आपने मेरे पर आरोप लगा दिया, ठीक है, ऐसा लगाना या मत आगे आपको चैप्टर कौन पढ़ाएगा। अगर मान लो कि आपने यहाँ पर मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि मैंने यहाँ पर कोई अपराध किया, तो पुलिस मेरे को पकड़ कर ले गई, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को यहाँ पर दंड दे देगी डायरेक्ट ही, ऐसा नहीं है। मेरे ऊपर दंड, यहाँ पर आरोप लगाए तो मेरे को भी एक अधिकार मिला हुआ है कि मैं उसको साबित करूंगा भी हाँ मैं अपराधी नहीं हूँ, कोई और अपराधी है, बल्कि नाम मेरा लग गया है। तो मेरे को भी ये अधिकार है कि मैं निष्पक्ष रूप से उसको साबित कर पाऊँ, और साबित करने के लिए मेरे को जो चीज़ें चाहिए होगी वो मुझे पुलिस प्रोवाइड करवाएगी, या घर वाले, या कैसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अधिकार आरोपी को भी होता है। चाहे मैंने ही यहाँ पर अपराध किया है तो भी मेरे को ये साबित करने का है कि अपराध मैंने नहीं किया है, मैं यहाँ पर बिल्कुल सही हूँ, ठीक है, यानी कि कोई अपराध नहीं किया है मैंने। फिर आगे देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है। इस चैप्टर में जानेंगे कि निष्पक्ष सुनवाई होती क्या है, किसे कहते हैं निष्पक्ष सुनवाई। फिर क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है? भाई आपने तो सुना है, लास्ट चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया था एफआईआर के बारे में। तो आप जानते होंगे एफआईआर क्या होती है, यानी कि एफआईआर क्या होती है। आप जैसे बोला तो आप बोलोगे तो नाम, पता, आपका मोबाइल नंबर, ये सब कुछ लिख लेगी, तो वही होता है। यहाँ पर एफआईआर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि पहले आपने जो सूचना दी वो आपका पता वगैरह, फ़ोन नंबर वो ले लेगी, तो यही एफआईआर हो गई। ओके, तो दोस्तों आपने इस पार्ट के अंदर, आई होप आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि यहाँ से लेकर न्यायपालिका के बीच में ये जो बीच की यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी कि न्यायपालिका तक कैसे ले जाया जाता है अपराधी को, तो बीच में क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, वो सारा कुछ अपने इस चैप्टर से जानेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हो सकता है कई बच्चे बड़े ही सिंसियर हो। अपनी क्लास के अंदर तो सारे बच्चे सिंसियर ही है, तो आप आराम से बढ़िया पढ़िए। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।
तो दोस्तों अपने इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे ये यहाँ पर देखते हैं। व्हाट विल वी रीड इन दिस चैप्टर, यानी कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन को हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पहले समझ लिया है। इसके बाद में अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है, यानी कि अपराध को कैसे जांच करती है, पुलिस को क्या अधिकार मिली हुई हैं, तो ये सब जानेंगे अपने यहाँ पर सेकंड पॉइंट में। फिर अनुच्छेद 22 के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 22 क्या कहता है। एंड देन पुलिस हेतु दिशा निर्देश, कि पुलिस को क्या दिशा निर्देश मिले हैं सुप्रीम कोर्ट से कि उसको क्या क्या करने का अधिकार है। फिर एफआईआर के बारे में जानेंगे, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। फिर जानेंगे अपने 6 नंबर सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। सरकारी वकील पहली बात तो होता क्या है, कौन होता है सरकारी वकील, फिर उसकी भूमिका कैसी होती है, क्या वो प्रोसेस होता है, यानी कि किस प्रकार हेल्प करता है। फिर 7 नंबर न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। अब न्यायाधीश की यहाँ पर जानेंगे कि न्यायाधीश क्या कर सकता है, तो इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। फिर 8 नंबर निष्पक्ष सुनवाई। तो ये सारे पॉइंटों को कवर करते हुए दोस्तों अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और 8 यहाँ पर पॉइंट बनाए हैं, छोटे छोटे पॉइंट बनाने हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको हर एक चीज़ यहाँ पर इसके अंदर समझाई जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने के अंदर। बस एक शर्त है कि आप यहाँ पर चैप्टर समझने के बाद में एक बार बुक्स को रीड जरूर करोगे, चैप्टर को जरूर पढ़ोगे। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पर समझाने की, समझ भी आ जाएगा। बट आपका यहाँ पर काम होता है आपको रीड करना। जब आप रीड करोगे तभी आपको 100% समझ आएगा, वरना मैं समझा दूंगा तो आप उसका 30-40% ही आपको समझ में आएगा। समझ सारा कुछ आ जाएगा पर ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाओगे। इसलिए आपका यहाँ पर कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य ये है कि आप बुक्स पढ़ोगे। ओके दोस्तों, तो अब मिलती है नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो दोस्तों अब यहाँ पर आगे देखते हैं, इसमें आगे देखिए अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। तो अपराध की जो जांच करते हैं उसके अंदर पुलिस की क्या भूमिका होगी वो देखिए यहाँ पर है। पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। यानी कि आपराधिक न्याय व्यवस्था, ठीक है। आपराधिक न्यायिक व्यवस्था का क्या मतलब होता है, अपराध जिसने किया है वो अपराधी हो गया, और न्यायिक मतलब उसको न्याय कैसे दिया जाएगा, ये जो व्यवस्था होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर 4 लोग बताइए यहाँ पर, 4 लोग कौन कौन से, ये तो आप जानते हो, पुलिस और न्यायाधीश को तो आप जानते हो, ठीक है। फिर बात आता है सरकारी वकील। सरकारी वकील कौन होता है, जो अपराधी होता है उसकी ओर से ये सरकारी वकील पक्ष लेता है, ठीक है। और जो बचाव पक्ष का वकील हो गया, ये किसकी तरफ से, जिसने अपराध लगाया है। यानी कि 2 वकील तो होंगे ना, एक तो जिसने अपराध लगाया है उसका वकील होगा, एक दूसरे का, तो दोनों का वकील होंगे। यहाँ पर 2 वकील हो गए, ये पुलिस और न्यायाधीश। तो ये 4 लोग क्या होते हैं, आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं, ठीक है। फिर पुलिस का महत्वपूर्ण काम होता है कि किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। तो पुलिस का काम क्या होता है, देखिए दोस्तों, पुलिस का काम दंड देना नहीं होता। पुलिस की व्यवस्था क्यों की गई है, पुलिस की व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि अगर हम जैसे लोग, हमारे ऊपर कोई आरोप होता है या कोई दोष, कोई हमारी चोरी हो जाती है या कोई अपराध हो जाता है यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, पुलिस के पास में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हैं, जिससे पुलिस उसकी छानबीन करेगी। छानबीन करने के बाद में वो ये जो सारे प्रोसेसिंग है ये न्यायालय तक पहुंचाएगी, और न्यायालय उसका डिसीजन लेगा कि अपराधी है उसको सजा देनी है या क्या करना है। तो पुलिस का काम सिर्फ ये है कि हमारी बातों को सुने और हमारे जो हम कह रहे हैं क्या वो सच में सच कह रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, तो उसकी छानबीन करना, ये काम है पुलिस का। फिर आगे जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। तो सबूत इकट्ठा करना किसका काम है, पुलिस का, ठीक है। फिर गवाहों के बयान भी कौन दर्ज करेगी, पुलिस करेगी। तो ये काम होता है पुलिस का। अगर पुलिस को लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष सिद्ध हो रहा है तो वह अदालत में आरोप पत्र, चार्जशीट दाखिल कर सकती है। अब मान लो कि ऐसा पुलिस को यहाँ पर गवाह ऐसे हो जाते हैं, गवाह होने के बाद में सबूत इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद में अगर पुलिस को ऐसा लगे भी हाँ इससे यही अपराधी है, तो वो क्या कर सकती है, जो भी उसके पास में सबूत होंगे, जो भी चार्जशीट होगी या जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो यहाँ अदालत के पास में पेश कर सकती है, और अदालत को ये यहाँ पर चीज़ें दे सकती है, जिसके कारण अदालत को भी डिसीजन लेने के अंदर एक सहूलियत होगी, जिससे वो भी आसानी से डिसीजन ले पाएगा। क्योंकि जो सबूत यहाँ पर पुलिस के पास में होंगे, जांच तो पुलिस ही करेगी ना, पुलिस ही जांच कर अदालत को देती है। तो पुलिस को अगर ऐसा लगता है तो ये यहाँ पर अदालत को दे सकती है।
तो दोस्तों यहाँ पर आगे देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबसे ऊंची अदालत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को यहाँ पर एक कुछ दिशा निर्देश दे दिए कि भाई आपको ये काम करने हैं। तो वो कौन से काम है यहाँ पर देखते हैं। पुलिस को जांच के दौरान किसी को ताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। अब मान लो कि यहाँ पर टीवियों में तो दिखाते हैं ना, जैसे पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ले जाकर उसके मारेगी, पीटेगी, सताएगी या फिर गोली मार देगी। तो ये अधिकार पुलिस को दिया ही नहीं है। टीवियों के अंदर वैसे दिखाया जाता है, एक्चुअली के अंदर भी देखने को मिलता है अपने को, बट वो न्यायिक प्रणाली थोड़ा अपवाद भी है उसके अंदर, वो मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा, वो थोड़ा आगे की बात है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, किसी को सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। पर क्या होता है यहाँ पर, तो गोली भी मार देते हैं और सताते हैं, पीटते हैं, सब कुछ करते हैं ऐसी। फिर आगे, छोटे से छोटे अपराध के लिए पुलिस किसी को सजा नहीं दे सकती है यहाँ पर है। तो मान लो कि कोई भी अपराध किसी ने भी किया है, छोटे से छोटा चाहिए, बिल्कुल अपराध, उससे मेन बात है कि सजा देने का अधिकार यहाँ पर पुलिस के पास में है ही नहीं। सजा का सारा अधिकार किसी के पास में है, अदालत के पास में। पुलिस का सिर्फ इतना सा अधिकार है कि हम जैसे जाते हैं, हमारे को कोई अपराध हुआ है, हमारे साथ में कुछ भी हुआ है, ऐसी चीज़ हुई है, तो हम वहाँ पर रिपोर्ट लिखा दें और वो हमारी सुनवाई करे और छानबीन करे कि हम जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है, और सही गलत का डिसीजन लेना, ये सारा काम किसका है, ये काम है अदालत का। ठीक है, तो इतना सही एक काम है यहाँ पर। बट यहाँ पर आपने को टीवियों में या कोई एक्चुअली के, वो टीवियों में नहीं, हकीकत ही है, ऐसा ही होता है। ठीक है, सताते भी है, पीटते भी है, सब कुछ करते हैं। पर वो आगे की क्लासों में जाओगे तो दोस्तों उसके अंदर कुछ अपवाद है, वो बाद में पढ़ोगे। तो हमारी छोड़ो वो बात है, क्योंकि हमारी जो ये जितने भी कानून हैं ये अंग्रेजों के द्वारा जो बनी हुई हैं, वही सारे के सारे 70-80% वही कानून यहाँ पर चलते आ रही हैं। तो जो कानून अंग्रेजों ने बनाए थे वही अपने फॉलो कर रही हैं। हमारे द्वारा कानून बहुत ही कम नहीं बनाए हैं बट बहुत कम बनाई हुई हैं। तो वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। आप ये अपना ये जितना चैप्टर के अंदर है उतना ही याद रखो दोस्तों। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आई होप ये आप समझ तो गए ना सारा इसके अंदर। तो अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना। बाकी इसके अंदर कुछ ऐसा था नहीं कि 4 आदमी थे जो मुख्य लोग होते हैं। 4 आदमी कौन कौन से थे, न्यायाधीश और पुलिस तो होती है, एक बचाव पक्ष का यहाँ पर वकील होगा और सरकारी वकील होगा, ये होगा। उसके बाद में ये है, सताना नहीं है, पीटना नहीं है। तो ये तो बहुत ही बेसिक है, ये तो आपको वैसे ही पता हो गया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अपने इस पार्ट में अब यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 22 यानी कि आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 अपराधी को क्या यहाँ पर सुविधाएं देती है, क्या बेनिफिट देता है, अपराधी के संबंध में क्या कहता है आर्टिकल 22, तो ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर गिरफ्तारी के समय उसे ये जानने का अधिकार होता है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। यहाँ पर अपराधी को ये जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। अच्छा आर्टिकल है, हाँ ये तो होना चाहिए। फिर गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। अब जैसे यहाँ पर कोई अपराधी है तो अपराधी को यहाँ पर गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के तुरंत 24 घंटों बाद उसे मजिस्ट्रेट यानी कि अदालत के सामने उसे पेश करना होगा। ये अधिकार अपने कौन देता है, आर्टिकल 22। ठीक है, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। अब मान लो कि यहाँ पर पुलिस कोई बदला लेना चाहती है अपने अपराधी से, तो वो उसे मार रही है, पीट रही है, यातनाएं दे रही है पुलिस थाने के अंदर, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो 24 घंटों के सामने उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। फिर जितने भी टाइम वो यहाँ पर जेल में रहेगा तो उसके साथ में कोई दुर्व्यवहार, कोई यातना, ऐसी चीज नहीं होगी। ठीक है, फिर पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये क्या कहा जा रहा है, इकबालिया का मतलब क्या होता है, मुंह से बोलकर, यानी मौखिक तौर पर जो, अगर मान लो कि अपराधी अपना बयान देना चाहता है मौखिक तौर पर, तो वो मान्य नहीं होगा। मान्य किस लिए नहीं होगा भाई, आप भी समझदार हो। जैसे मान लो कि पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल सत्ता या पॉलिटिकल किसी नेता के दबाव में आकर भी कहीं पर नेता कह दे कि मैं तेरी फैमिली को पूरी को मार दूंगा, तूने अगर अपराध अपने ऊपर नहीं लिया, तो इस तरह से एक दबाव भी बनाया जा सकता है किसी दूसरे के द्वारा। कोई हो सकता है पॉलिटिकल कोई पार्टी के द्वारा या फिर कोई बड़े नेता के द्वारा, ऐसा दबाव भी बनाया जा सकता है। तो इसलिए इकबालिया बयान को मान्य नहीं किया जाता है। एंड देन 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। यानी कि 15 साल से नीचे का चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसे केवल सवाल पूछने के लिए, अपना बयान लेने के लिए उसे थाने के अंदर नहीं बुलाया जा सकता है। अगर आवश्यकता पड़े तो हाँ, कोई रेयरली चांस होता है कि ऐसा कर सकते हैं, बाकी
ये पावर हमें 22 देता है कि 15 साल से कम उम्र के बालक या बच्ची को यहाँ पर थाने में नहीं बुलाया जा सकता। अगर आवश्यकता पड़ी तो पुलिस वाले खुद उनके घर पर चले जाएंगे और एक अच्छे व्यवहार के साथ में उनसे से पूछताछ कर सकते हैं, इतना है। तो दोस्तों ये आर्टिकल 22 के ये सारे अधिकार है, ये हमें देते हैं। तो आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये आर्टिकल 22 है, तो इसके अंदर अब ये तो लिखित चीज के अंदर है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर है या नहीं ये आप भी जानते हो और मैं भी जानते हूँ। तो ये लिखित तौर पर है, तो अब मैंने यहाँ पर आर्टिकल 22 बता दिए यहाँ पर। तो आप एक अवेयरनेस रहो, यहाँ पर जागरूक बनो और लोगों को भी जागरूक करो कि हमें आर्टिकल ये अधिकार देते हैं। अगर हमें को पता होगा इन सब चीज़ों का तब तो हम अपने अधिकार ले पाएंगे। अगर हमें अधिकारों का पता ही नहीं है कि अधिकार हमें क्या मिली हुई है, तो हम क्या किसी से यहाँ पर अधिकार की मांग करेंगे, क्या डिमांड करेंगे। तो हमेशा अवेयरनेस रहो, यहाँ पर जागरूक बनो। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये चैप्टर बीच में अधूरा ही रह गया था, पहले कल यहाँ पर छुट्टी ले ली थी, कोई काम हो गया था, बट अब इस चैप्टर को पूरा करते हैं। तो दोस्तों अपने अनुच्छेद आर्टिकल 22 तक हो चुका है। आर्टिकल 22 के नेक्स्ट में देखते हैं अब यहाँ पर क्या करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो कि पुलिस हेतु दिशा निर्देश, यानी कि पुलिस को क्या निर्देश मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, इसके यहाँ पर फादर ने क्या निर्देश दिए हैं पुलिस को कि आपको ये करना होगा, आपके ऊपर ये कंडीशन लागू होगी। तो देखिए क्या कंडीशन लागू होगी पुलिस के ऊपर है। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम, पट्टी तथा पद स्पष्ट रूप से अंकित हो। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने कोई अपराध किया है, तो मेरे को कोई पकड़ने के लिए जैसे भी कोई भी आएगा, चाहे पुलिस अधिकारी कोई भी आएगा, तो उसके क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, पद होना चाहिए, वो जैसे जो भी जरूरी चीजें होती है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि उसकी जो वर्दी है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए, ठीक है, नाम होना चाहिए भी, क्या उसका नाम क्या है, फिर पद होना चाहिए भी, ये इस पद का SI है या जो भी है, तो वो उसके ऊपर यहाँ पर वर्दी के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई और भी पकड़ कर ले जाए पुलिस के रूम में, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। फिर गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए, उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। अब गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है तो मैं उसको यहाँ पर पूछूंगा अभी क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या मेरा अपराध क्या था। तो ये सारी चीजें उसके कागज के अंदर या दस्तावेज के अंदर सारी लिखित रूप में होनी चाहिए भी, हाँ ये ऐसा हुआ है, यहाँ पर मोहर लगी हुई है, सारी एक लिखित रूप के अंदर और एक दस्तावेज पूर्ण रूप से हो। ऐसा नहीं कि आप मांगोगे तो वो दिखाएंगे नहीं, तो दिखाएंगे सब कुछ। तो उसके बाद में आप उसके साथ में यहाँ पर थाने में जा सकते हो। तो यानी कि एक पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई सीधा ही एरा गिरा आए और पकड़ कर ले जाए, तो ऐसा नहीं चलेगा। फिर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभ चिंतक को जानकारी देने का अधिकार है। अब भाई कोई पकड़ने के लिए आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि सीधा ही आया और पकड़ कर ले गया, पहले उसकी वर्दी पर नाम, पद सब कुछ लिखा होगा, फिर उसके बाद में अपने यहाँ पर सबूत मांगेंगे तो वो अपना कागज दस्तावेज दिखाएगा कि ये देखो यहाँ पर लिखित रूप में हुआ है ये सब काम, और हमारे सर ने ऑर्डर दिए कि आपको पकड़ कर ले जाना है। देन फिर आप कहोगे कि चलो मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं, पर उससे पहले मैं सूचना दे दूँ अपने पेरेंट्स को भी मेरे को पुलिस थाने में ले जाया जा रहा है, या कहीं पर अपने पेरेंट्स चलो ना हो या कहीं दूर रहते हो, तो आप अपने शुभ चिंतक को, अपने किसी दोस्त को जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, तो आप किसी को भी सूचना दे सकते हो कि मेरे को थाने में पकड़ कर ले जा सकते हैं, ले जा रहे हैं। तो ऐसा करने से वो मना नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये है पुलिस के दिशा निर्देश। अगर ये ऐसा ना करने दे तो इसका मतलब कि कोई और ही पकड़ कर ले जा रहा है, पुलिस तो नहीं होगी। पुलिस होगी तो ये सब काम आपको करने देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर दिए हुए हैं पुलिस को। फिर आगे प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर मेरे साथ में कोई अपराध हुआ है तो मैं यहाँ पर पुलिस थाने के अंदर जाता हूँ। सबसे पहले अपने क्या बताते हैं कि सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे साथ में ये अपराध हुआ है, यही चीजें बताती है ना। तो यही है FIR का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट का मतलब पहले, इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना, और रिपोर्ट का मतलब लिखित रूप में, यानी कि अपने जो सबसे पहले सूचना देते हैं तो वही होती है FIR। तो अपने साथ में क्या घटना हुई है, मेरा नाम क्या है, यहाँ का रहने वाला हूँ, तो यही होती है FIR, ठीक है। तो देखो FIR के अंदर क्या होता है, सीधे बता देता हूँ। FIR कुछ नहीं हो, एक कागज है, डॉक्यूमेंट है, ऐसा कागज होगा, पर्चा, ठीक है। उसके अंदर आप जाकर कहोगे कि मेरा नाम सर ये है
और यहाँ का रहने वाला हूँ, आज की तारीख ये है, मेरे साथ में ये घटना हुई है, सब कुछ ये लिखा देगा। उसके बाद में मेरा नाम भी लिखाने वाले का नाम होगा, और अगर गवाह यहाँ पर अपराधियों को पता है तो अपराधियों का नाम लिखा होगा, और गवाह है आपके साथ में तो गवाह का नाम लिखे होंगे। तो एक कह सकते हैं कि एप्लीकेशन, जो आप बीमार हो जाते थे यहाँ पर घर पर छुट्टी जाने के लिए, स्कूल से अगर छुट्टी लेनी होती थी, जो एप्लीकेशन देते थे स्कूल के अंदर, तो वही क्या है यहाँ पर FIR है, बस नाम चेंज हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी भी अपराध की जांच शुरू कर सकती है। तो पुलिस भाई ऐसे कैसे शुरू कर देगी जांच के अपराध? वो अपने ऑफिस में बैठी हुई है, उसको पता ही नहीं है कि अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है उसको पता भी है तो वो नहीं करेगी जब तक आप FIR दर्ज नहीं कराओगे। ठीक है दोस्तों, पहले FIR दर्ज कराओगे, उसके बाद में वो अपराध की जांच शुरू करेगी। फिर पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पुलिस है तो पुलिस को यहाँ पर सूचना मौखिक रूप में मिले यहाँ पर, ठीक है, आप वहाँ पर जाकर ही बताओ, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास में मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर से आप सेंड कर दो मेल के द्वारा। अगर आपके पास में यहाँ पर कोई डाक वगैरह है, ऐसी सुविधा है, तो डाक के द्वारा आप चिट्ठी भेज दो वहाँ पर है, तो वो भी आपकी स्वीकृत होगी, वो भी FIR मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, बस जरूरी बात यह है कि उसमें क्या होना चाहिए, FIR में वारदात की तारीख, समय व स्थान का नाम होना चाहिए। अब जरूरी चीज़ ये है कि उसके अंदर आपका नाम, तारीख, पता, मोबाइल नंबर, ये जरूरी चीज़ें होनी चाहिए। कहीं ये चीज़ें हो ही ना और आप अपनी घटना बता दो तो पुलिस को क्या पता चलेगा कि घटना तो हुई है पर कहाँ हुई है, नाम पता सब कुछ नहीं है। तो ये जरूरी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें तारीख, समय, स्थान, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर अगर अपराधियों को पता हो तो उनका नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। अब यहाँ पर क्या, अगर अपराधी का पता है भी ये अपराधी है तो अपराधी का नाम भी वहाँ पर लिख सकते हैं, और गवाह का पता है तो गवाह के नाम भी लिख सकते हैं। फिर FIR दर्ज कराने वाले का नाम व पता होता है। तो अब FIR के अंदर क्या है, जो दर्ज कराने वाला है FIR को, उसका नाम भी होगा और उसका पता भी होगा। तो ये पता तो होना चाहिए ना कि FIR दर्ज कराई किसने है। तो कोई कहीं अगर मैं कह दूं कि सोहन लाल ने मेरे साथ में ये अपराध किया FIR लिखा करा गया, और यहाँ पर मेरा नाम ही नहीं लिखा कि मैंने दर्ज कराई है, सोहनलाल को बेचारे को सीधे ही जाकर पकड़ लिया और सोहनलाल ने कहा कि ये दर्ज किसी कराई है, तो पुलिस कहेगी कि मेरे को तो पता नहीं, तो वो बेचारा चाहे निर्दोष ही हो तो ऐसे पकड़ ले, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। तो दोस्तों पहले आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से आप इसको यहाँ पर याद करना, इसके अंदर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वैसे मैंने आपको सिंपल शब्दों में बता ही दिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर जो आपको ना समझ में आई हो। 1 सेकंड के अंदर, मैं 1 मिनट के अंदर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पुलिस हेतु दिशा निर्देश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं कि सीधा ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर जो आपको गिरफ्तार करने के लिए आएगा उसके पद, नाम, पट्टी सब कुछ होना चाहिए, और लिखित दस्तावेज के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर FIR क्या होती है, FIR के अंदर दर्ज कराने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर, स्थान, पता, एड्रेस, ये सारी चीज़ें होती है, तो ये FIR होगी। ठीक है, इसके अंदर कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अपने यहाँ पर अब इस पार्ट में यहाँ पर क्या देखेंगे, इस पार्ट में देखेंगे सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। अपने 4 चीजें देखी थी, कोई भी अपराधी को यहाँ पर गिरफ्तार करता है तब 4 लोगों की भूमिका होती है। पहला पुलिस, दूसरा एक यहाँ पर वकील जो जिसने अपराध को लगाया है, अपराध लगाने वाले का वकील होगा, एंड देन जो दूसरे जिसको यहाँ पर मेरे पर अपराध लगाया है, मैं अपराधी हूँ, तो एक मेरी तरफ से भी एक वकील होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 वकील हो जाएंगे आमने सामने की, और तीसरा यहाँ पर अदालत होगी। तो यहाँ पर 4 चीज़ें होती है। ठीक है, कोई भी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो 4 लोग होते हैं। एक मान लो कि जज हो गया, 2 वकील हो गए आमने सामने के, और एक पुलिस हो गई। 4 लोग आप समझ गए। तो अब यहाँ पर कहानी को शुरू करते हैं। अब कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि सरकारी वकील क्या होता है। अब मान लो कि यहाँ पर अगर मेरे को गिरफ्तार किया जा रहा है, मेरे ऊपर किसी ने आरोप लगाया है, मैं यहाँ पर गरीब हूँ, तो मैं गरीब हूँ, तो अब मेरे पास में वकील को हायर करने के पैसे नहीं है, तो अदालत ऐसी नहीं है कि उसको वकील नहीं देगी या कोई और नहीं देगी, उसको चाहे उठाकर जेल में पटक देगी, ऐसा नहीं है, बल्कि बराबर की टक्कर होगी। यहाँ पर अगर सामने वाला पक्ष यहाँ पर ताकतवर है, उसने आरोप लगाया, उसकी तरफ से वकील अच्छा है, तो यहाँ पर अगर कमजोर है तो कमजोर को भी सरकार की तरफ से एक वकील दिया जाएगा, यानी कि दोनों को आपस में टक्कर होगी। उसके बाद में ही जो फैसला निकलेगा, अगर निर्दोष हुआ तो उसको छोड़ दिया जाएगा, अगर अपराधी हुआ तो उसको जेल में डाला जाएगा। ठीक है, उसको सजा दी जाएगी, सीधा सा मतलब। अब आप समझ गए होंगे सरकारी वकील क्या होता है, यानी कि सरकार की तरफ से जो वकील दिया जा रहा है जो अपराधी है उसको। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए, जब कोई भी अपराध होता है तो इससे पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि यह पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। अब मान लो कि यहाँ पर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, अब मेरे को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वैसे मेरे को क्यों गिरफ्तार करेंगे जब मैंने यहाँ कोई अपराध ही नहीं किया है। बट अब मान लो कि मैंने यहाँ पर कोई अपराध किया है चाहे नहीं किया है, सामने वाले पक्ष ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि यहाँ पर मैं अपराधी हूँ, तो मेरे ऊपर FIR दर्ज करा दी, पुलिस मेरे को पकड़ने के लिए आएगी। अब यहाँ पर मैं तो अपराधी हूँ जो हूँ ही, बट जो यहाँ पर रह रहा हूँ, जिस एरिया में रह रहा हूँ, तो वो उसका भी नाम इंक्लूड होगा, ठीक है। जैसे मैं अब यहाँ पर मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो यहाँ का नाम, जैसे मैं श्री कर्णपुर का रहने वाला हूँ, तो कहेंगे कि यहाँ पर कर्णपुर में कल एक अपराधी को पकड़ कर ले गई, तो वो पूरे यहाँ पर एरिया का नाम मेरे साथ में जुड़ जाएगा। यानी कि मैं तो यहाँ पर अपराधी हूँ ही, बट यहाँ पर पूरे एरिया के साथ में नाम आ जाएगा, पूरा एरिया यहाँ पर बदनाम होगा, ठीक है। तो ये गलत बात है। फिर अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष लेते हुए मुकदमा लड़ता है। अब ये व्यक्ति की तरफ जरूर होता है, बट वो यहाँ पर निष्पक्ष होता है, वो सरकारी वकील है। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पैसे दिए है तो उसकी तरफ उसको जिताने की कोशिश करेगा। वो सबूत पर डिपेंड करेगा। अगर उसके खिलाफ हुए तो वो खिलाफ भी जाएगा, और साथ में हुए तो साथ में ही लड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि सीधे से मतलब है कि ये राज्य की तरफ से लड़ने वाला है। फिर सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू हो जाती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। यानी कि सरकारी वकील की भूमिका कब शुरू होती है, जब यहाँ पर पुलिस ने पूरी जांच कर ली, सबूत इकट्ठा कर लिए, तो अब यहाँ पर सरकारी वकील की भूमिका शुरू हो जाएगी। सरकारी वकील क्या करेगा, जो भी सबूत इकट्ठा हुए हैं तो सबूतों के आधार पर ही वो लड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो खुद छानबीन करने जाएगा, सबूत इकट्ठा करने जाएगा, नहीं। जो भी पुलिस के पास में सबूत वगैरह होंगे उसी के आधार पर वो उसको निर्दोष साबित करने की कोशिश करेगा। फिर सरकारी वकील की इस जांच में भूमिका नहीं होती, वह राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करता है। यानी कि सरकारी वकील की इसमें कोई यहाँ पर कोई भूमिका नहीं है, यानी कि वो ना ही कोई अपराध की जांच करने के लिए है, उसने किया या नहीं उसको कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो सिर्फ राज्य की ओर से यहाँ पर अभियोजन प्रस्तुत करेगा, राज्य की ओर से मुकदमा लड़ेगा। फिर आगे, अदालत के सामने वह निष्पक्ष रूप से सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करता है। यानी कि अदालत के सामने वो क्या करेगा, अदालत के सामने वो कोई इधर की तरफ होकर या फिर इधर की तरफ होकर यहाँ पर मुकदमा नहीं लड़ने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वो जो भी ठोस प्रमाण हुए, पुलिस के द्वारा जो भी चीज़ें यहाँ पर सबूत इकट्ठा किए, तो उन्हीं को आधार बनाकर वो ठोस तथ्य और गवाह को प्रस्तुत करेगा और उस व्यक्ति को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेगा। अब मान लो कि अगर कोई सबूत है उस व्यक्ति के खिलाफ जा रहे हैं, तो वो भी उसके खिलाफ जाएगा। अगर वो उसका साथ दे रहे हैं, अगर उसने अपराध नहीं किया है, तो वो भी पूरी यहाँ पर जान लगा देगा उसको निर्दोष साबित करने के लिए। यानी कि उसकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, जो भी यहाँ पर सबूत के आधार पर वो लड़ने वाला है। तो आई होप आपको ये सरकारी वकील की भूमिका समझ में आई होगी। सरकारी वकील यहाँ पर ना ही तो उस अपराधी का साथ देता है, ना ही इधर का, तो वो तो सिर्फ एक राज्य की ओर से लड़ता है, जिस तरफ यहाँ पर सबूत होंगे उसी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा तो पकड़कर जेल में डालने वाले हैं नहीं उस व्यक्ति को, तो यहाँ पर दोनों को बराबर की टक्कर होगी और पूरा यहाँ पर क्लियर करके भी हाँ इसी ने अपराध किया, तभी उसको यहाँ पर सजा दी जाएगी। आई होप आप ये समझे होंगे, बट उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से आप इसको नोट डाउन करिएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आगे अपने इस पार्ट में यहाँ पर देखते हैं न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है, न्यायाधीश क्या रोल अदा करता है इस प्रक्रिया के अंदर, वो अपने देखते हैं। यहाँ पर न्यायाधीश सारे गवाहों को बयान सुनते हैं। यानी कि न्यायाधीश क्या करता है, दोनों के गवाहों के बयान सुनेगा। जैसे यहाँ पर एक अपराधी पक्ष होगा तो एक यहाँ पर उसको बचाव करने वाला है, जैसे कि एक अपराधी पक्ष हो गया और एक अभियोजन पक्ष, यानी कि जिसने आरोप लगाया, तो दोनों पक्षों के वो दोनों पक्षों के सबूतों को सुनेगा, ठीक है। फिर अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करता है। अभियोजन पक्ष कौन सा होता है, जिसने आरोप लगाया है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर मेरे ऊपर आरोप लगाने वाला जो पक्ष होगा वो क्या है, अभियोजन पक्ष। और बचाव पक्ष यानी कि मैं यहाँ पर अपराधी हूँ तो मैं बचाव करूंगा अपना, तो मैं हो गया बचाव पक्ष। यानी अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों के सबूतों की वो जांच करेगा कि ये वास्तव में सही कौन सी है यहाँ पर, ठीक है। फिर सबूतों के आधार पर न्यायाधीश तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। यानी कि जो भी सबूत यहाँ पर अदालत को दिए गए हैं, जज को दिए गए हैं, उसी के आधार पर वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर अपराधी कौन है और कौन नहीं है। क्या सचमुच में ये अपराधी है व्यक्ति या फिर ये निर्दोष है। अगर
अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो इसे दंड के रूप में जुर्माना या जेल भेजा जा सकता है। अब मान लो कि यहाँ पर अगर सबूतों के आधार पर कोई व्यक्ति अपराधी पाया जाता है तो उसको सजा होगी, ठीक है। सजा के रूप में यहाँ पर जुर्माना भी दिया जा सकता है, अगर कोई छोटी सजा है तो उसे जुर्माना भी दिया जा सकता है। अगर कोई बड़ी यहाँ पर अपराध किया है तो बड़े अपराध के रूप में उसे यहाँ पर जेल में भी भेजा जा सकता है। अगर कोई ज़्यादा बड़ा किया है तो उसको जुर्माना और उसके साथ में जेल दोनों भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। न्यायाधीश की भूमिका, इसके अंदर कोई खास नहीं है दोस्तों। यहाँ पर न्यायाधीश की भूमिका ये आपको ही पता है कि न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है। न्यायाधीश का काम करता है, न्यायाधीश यही काम करता है, यहाँ पर दोनों पक्षों की यहाँ पर सुनेगा। यहाँ पर टीवी के अंदर अपने क्या देखते हैं, इधर से भी कहता है माय लॉर्ड, इधर से भी कहता है माय लॉर्ड, दोनों के पक्षों की सुनता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में जो भी उसके सबूत होते हैं उसके आधार पर निर्णय लेता है कि यहाँ पर अपराधी कौन है। जो भी अपराधी होगा उसको सजा मिल जाएगी, अगर अपराधी ना है तो उसको बरी कर दिया जाता है। तो यही अपने देखते हैं। तो ये न्यायाधीश की भूमिका है। इसमें क्या कौन सा है इसमें याद करने वाली बात है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एंड स्क्रीनशॉट आप यहीं से ले सकते हो। तो अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अपने यहाँ पर आगे नेक्स्ट देखते हैं निष्पक्ष सुनवाई यानी कि फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या होता है दोस्तों, मान लो कि इमेजिन करिए आप यहाँ पर क्लास के अंदर बैठे हो, बहुत ही शांत स्वभाव के बच्चे हो और टीचर क्लास से बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर आपका मॉनिटर आपके ऊपर इल्जाम लगा देता है कि आप जब आप क्लास से बाहर गए हुए थे तब ये बच्चा यानी कि आप सोहन हो, तो सर ये सोहन बहुत ही शोर मचा रहा था और दंगे फैला रहा था क्लास के अंदर, बहुत ही बच्चों को परेशान कर रहा था। तो अब सर यहाँ पर क्लास में आ चुके हैं, आप कुछ बोलना चाहते हो, आप अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते हो, पर आपको अवसर ही नहीं दिया जाता है आपको बोलने को निर्दोष को। आपको पहले ही यहाँ पर आपको सजा दे दी जाती है, आपको डंडे मार दिए जाते हैं या आपको बाहर निकाल दिया जाता है क्लास से। तो ये क्या निष्पक्ष सुनवाई होगी? नहीं होगी। निष्पक्ष सुनवाई उसे कहते हैं जब मॉनिटर ने आपके ऊपर आरोप लगाया तो टीचर आए थे, तो टीचर आपको यहाँ पर एक अवसर देते हैं आपको निर्दोष साबित होने का। चाहे तो आप उसको जिसे अदर जो स्टूडेंट थे उनसे कह देते कि सर इनसे पूछ लो, या कैसे भी आपको यहाँ पर अवसर दिया जाता है बोलने का, तो वो होता है एक निष्पक्ष सुनवाई, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर अवसर ही नहीं दिया गया तो वो निष्पक्ष सुनवाई नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पर निष्पक्ष सुनवाई है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर आरोपी को आरोप पत्र और गवाहों और बयानों की नकल न दे तो मान लो कि यहाँ पर आरोपी है, जैसे मैं आरोपी हूँ, ठीक है, अपराध किया है मैंने। अब मैंने अपराध किया है, आपने अपराध मेरे ऊपर लगाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आपने अपराध लगाया है पहले मेरे को बताया तो जाए भी आरोप कौन सा लगाया है, यानी कि आरोप पत्र आपने मेरे ऊपर कौन से आरोप लगाए हैं पहले उसको मुझे बताओ तो सही। फिर यहाँ पर जो भी आपके गवाह होंगे या कोई भी है, आपके गवाह मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो पहले मेरे को बताओ तो सही भी यहाँ पर क्या आरोप लगाया है, मेरे को पता ही नहीं है कि मैंने अपराध कौन सा किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो नकल न दे तो क्या होगा, तो ये निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हमारा इंडिया क्या करता है, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार हमें कुछ अधिकार देता है। जैसे यहाँ पर अधिकार कौन से दिए गए हैं वो यहाँ पर देखिए, आरोपी को आरोप पत्र और सभी साक्ष्यों की एक एक प्रतिलिपि दी जाएगी। यानी कि आरोपी, अब आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया है तो मेरे को ये जानने का अधिकार है कि आपने मेरे ऊपर कौन से आरोप लगाए हैं। तो आरोप पत्र और सभी साक्ष्य जो भी आपके पास में यहाँ पर है, आपके दस्तावेज होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, तो उनकी एक एक यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी मेरे को दी जाएगी, ठीक है, ताकि मेरे को पता चले भी मैंने अपराध कौन सा किया है। फिर नेक्स्ट, मुकदमा खुली अदालत में चलाया जाता है। अब मुकदमा ऐसे नहीं कि यहाँ पर भगत सिंह की तरह जेल के अंदर डाला और फांसी लटका दी, तो मुकदमा ऐसे नहीं होगा। मुकदमा खुली अदालत में चलेगा, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे, मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे, खुली अदालत में मुकदमा चलेगा, ठीक है। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में होगा। अब मैं वहाँ पर हूँ ही नहीं, वहाँ पर मुकदमा चलाया जा रहा है, मेरे ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होने वाला है, जब मैं वहाँ पर उपस्थित होऊंगा, उपस्थिति के बाद ही यहाँ पर मुकदमा चलेगा। फिर आरोपी का भी एक वकील होता है जो उसे निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। अब भले ही मेरे पास में पैसे हो चाहे ना हो, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर गरीब हूँ तो सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से वकील मुकदमा लड़ेगा और वह मेरे को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा। फिर आगे, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हो, उससे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। अब मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे मैं मुस्लिम हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मुस्लिम
हिंदू यहाँ पर भारत के अंदर क्या करता है, जैसे हिंदू की बहुलता है तो यहाँ पर मुस्लिम लोगों को इतनी यहाँ पर एक अच्छा नहीं माना जाता है, भी अच्छा नहीं होगा या वो दुश्मन होते हैं भारत के, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं मुस्लिम भी हूँ यहाँ पर, तो मुस्लिम भी हूँ तो भी मेरी यहाँ पर मुकदमा उतने ही यहाँ पर गौर से सुना जाएगा जितना कि हिंदू का सुना जाता है। तो सभी का बराबर होगा, इक्वलिटी रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कहीं पर दूसरा कोई हिंदू है, जैन है, बौद्ध ऐसी कैसा ही है, पारसी है, तो उनका यहाँ पर मुकदमे की सुनवाई नहीं होगी। सभी का एक ही तरह से सुनवाई होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वह दुश्मनी हो, कोई भी हो। ठीक है, तो उसके कोई भेदभाव नहीं होगा। उसको भी एक यहाँ पर सरकारी वकील दिया जाएगा, वो आपकी तरफ से मुकदमा लड़ेगा। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21 के कुछ अधिकार है जो हमें यहाँ पर मौलिक अधिकार देते हैं। ऐसा नहीं कि हमें यहाँ पर किसी ने आरोप लगाया और यहाँ पर सजा मिल गई, तो सजा ऐसी डायरेक्ट नहीं मिलेगी, पहले प्रतिलिपि देनी पड़ेगी, आरोप क्या लगाया है, देन यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर मुकदमा खुली अदालत में चलेगा। मुकदमा जब मैं उपस्थित होऊंगा तभी चलेगा। ठीक है, फिर आरोपी को भी मेरे को भी एक वकील होगा, और उसके बाद में कोई जाति वर्ग धर्म ये कोई मायने नहीं रखता। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल से है, कुछ उसके अंदर खास नहीं है यार। इसके अंदर जाने वाला क्या है, मेरे को ये बताओ कि अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 क्या करता है, हमें कुछ अधिकार दे रहा है। क्या अधिकार दे रहा है, अधिकार क्या दे रहा है, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर पहली बात है, आरोप क्या लगाई, ये मेरे को जाने का अधिकार है, मैं उपस्थित होऊंगा तभी मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, फिर इसमें और क्या है, खुली अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा और सरकारी वकील होगा। तो यही तो है अनुच्छेद 21, और इसमें जानने वाला है क्या, इतना गौर से क्या देख रहे हो इसे। ठीक है दोस्तों, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर निष्पक्ष सुनवाई यानी कि अनुच्छेद 21, तो ये आपको अनुच्छेद 21 याद रखना है, आपके काम की चीज है। अगर कल को आपके ऊपर यहाँ पर कोई आरोप लगता है तो आप कह सकते हो कि अनुच्छेद 21 हमें ये अधिकार देता है। ठीक है, तो आप ही एक एडवोकेट बन सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका चैप्टर खत्म होता है। आपको बहुत बहुत बधाई इस चैप्टर के खत्म होने के साथ में। एंड अब चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।